नमस्कार। आज हम लोग समाजशास्त्र की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरने वाले हैं। बात करेंगे एक ऐसे बुनियादी सिद्धांत की जिसे दिया था A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने। देखिए, ये जो विश्लेषण है ना, ये सिर्फ अकादमिक पढ़ाई के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज को देखने का जो हमारा नजरिया है उसे भी हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए फिर समझते हैं इस बड़े ही दिलचस्प विचार को। तो शुरुआत होती है इसी एक दमदार दावे से। सामाजिक संरचना एक वास्तविकता है। रेडक्लिफ ब्राउन की ये लाइन सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा नजरिया है, एक चश्मा है जिससे समाज को देखा जा सकता है। चलिए इस विचार को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि इसका असली मतलब है क्या। तो हमारा ये सफर आगे कैसे बढ़ेगा? सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि ये संरचना, ये स्ट्रक्चर एक हकीकत कैसे है। फिर हम जानेंगे कि इस सोच की जड़ें कहाँ हैं, मतलब दुर्खीम का इस पर क्या असर था। इसके बाद हम देखेंगे कि भाई ये स्ट्रक्चर काम कैसे करता है और इसके मेन पिलर्स क्या हैं। और हाँ, आखिर में हम एक बैलेंस्ड नजरिया अपनाते हुए इसकी आलोचना और आज के दौर में इसकी अहमियत पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से में आते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन के लिए समाज का मतलब सिर्फ यहाँ-वहाँ घूमते हुए लोगों का एक झुंड नहीं था। नहीं, उन्होंने इसे एक ऑर्गेनाइज्ड, एक ठोस स्ट्रक्चर के तौर पर देखा। अब ये एक ऐसी चीज है जिसे हम देख या छू तो नहीं सकते, लेकिन इसका जो असर है उससे अपनी रोज की जिंदगी में महसूस जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल हवा की तरह, है ना? दिखती नहीं है पर हर जगह मौजूद है और असर डालती है। तो सवाल उठता है कि ये सामाजिक संरचना आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये लोगों और ग्रुप्स के बीच बने हुए स्थायी और रेगुलर रिश्तों का एक जाल है। यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है जाल या नेटवर्क। मतलब लोग इतने जरूरी नहीं हैं जितने उनके बीच के रिश्ते हैं। एक मिसाल लेते हैं। परिवार में एक पिता और बेटे का रिश्ता सिर्फ दो लोगों का पर्सनल मैटर नहीं होता। ये रिश्ता तो सामाजिक संरचना तय करती है, जो बताती है कि पिता की भूमिका सुरक्षा और अनुशासन की होगी और बेटे की आज्ञाकारिता की। ये रोल समाज बनाता है, लोग नहीं। अच्छा, तो इस स्ट्रक्चर की कुछ खास बातें हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाती हैं। पहली, ये काफी हद तक स्थिर होती है, यानी पीढ़ियों तक लगभग वैसी ही बनी रहती है। दूसरी, ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसे छुआ नहीं जा सकता, लेकिन इसके असर बिल्कुल असली होते हैं। सोचिए, कानून एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, पर उसे तोड़ने का नतीजा तो असली होता है ना? और सबसे अहम बात, ये हमारे बर्ताव को कंट्रोल करती है, उसे दिशा देती है। हम क्या पहनेंगे, किससे शादी करेंगे, ये सब काफी हद तक यही स्ट्रक्चर तय करता है। तो निचोड़ ये है कि संरचना इंसान से बड़ी और ज्यादा ताकतवर एक बाहरी शक्ति है। देखिए, कोई भी बड़ा विचार अचानक से पैदा नहीं होता। तो सवाल यह है कि रेडक्लिफ ब्राउन के ये विचार आए कहां से? इसका जवाब हमें महान फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमील दुर्खीम तक ले जाता है। असल में रेडक्लिफ ब्राउन ने दुर्खीम के ही काम को आगे बढ़ाया था। चलिए देखते हैं कि ये कनेक्शन कैसे बना। दुर्खीम और रेडक्लिफ ब्राउन के बीच का जो ये कनेक्शन है ना, वो एकदम साफ है। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की बात की थी, मतलब समाज में सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने के वो तरीके जो इंसान के बाहर होते हैं और उस पर दबाव डालते हैं, जैसे कि हमारी भाषा या हमारे नैतिक नियम। रेडक्लिफ ब्राउन ने बस इसी आइडिया को पकड़ा और इसे सामाजिक संरचना की थ्योरी में बदल दिया। जैसे दुर्खीम के सामाजिक तथ्य बाहरी और जबरदस्ती लागू होने वाले होते हैं, ठीक वैसे ही रेडक्लिफ ब्राउन के सामाजिक संरचना भी इंसानों से बाहर मौजूद एक असली ताकत है जो हमारे बर्ताव को कंट्रोल करती है। तो ठीक है, ये संरचना काम कैसे करती है? इसके पीछे का इंजन क्या है? इसका जवाब है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ये एक ऐसा नजरिया है जो समाज की तुलना एक जिंदा शरीर से करता है। जैसे शरीर के अलग अलग हिस्से, दिल, फेफड़े, दिमाग, ये सब मिलकर शरीर को जिंदा रखते हैं। ठीक उसी तरह समाज के अलग अलग संस्थान, जैसे परिवार, धर्म, शिक्षा, ये सब मिलकर समाज को चलाते रहते हैं। हर हिस्से का एक खास काम या फंक्शन होता है। ये टेबल इस आइडिया को और भी साफ कर देती है। देखिए, परिवार का काम क्या है? बच्चों का सोशलाइजेशन करना, उन्हें समाज का हिस्सा बनाना। स्कूल कॉलेज का काम है ज्ञान और स्किल देना, ताकि देश की अर्थव्यवस्था चलती रहे। और धर्म क्या करता है? वो कॉमन वैल्यूज और रीति रिवाजों के जरिए समाज में एकता बनाए रखने में मदद करता है। इस थ्योरी के मुताबिक समाज के ये सारे हिस्से एक मशीन के पुर्जों की तरह मिलकर काम करते हैं ताकि सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता बनी रहे। यहाँ मेन बात यह है कि समाज का कोई भी हिस्सा फालतू नहीं है, हर किसी का एक तय मकसद है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि संरचना क्या है और ये कैसे काम करती है, तो चलिए इसके मेन पिलर्स को देखते हैं। मतलब वो चीजें जो स्ट्रक्चर को बनाती भी हैं और बनाए भी रखती हैं।
रेडक्लिफ ब्राउन के लिए इनमें से एक पिलर सबसे ज्यादा जरूरी था, खासकर उन समाजों में जिनकी उन्होंने स्टडी की थी। और वो स्तंभ था नातेदारी यानी किनशिप। रैडक्लिफ ब्राउन ने खास तौर पर जब छोटे पारंपरिक समाजों की स्टडी की तो पाया कि नातेदारी के रिश्ते ही वहां की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जिंदगी की बुनियाद थे। पिता की क्या भूमिका होगी, मामा का क्या कर्तव्य होगा, या किसी की जमीन पर किसका हक होगा, ये सब कुछ नातेदारी की एक जटिल व्यवस्था से तय होता था। ये सिर्फ पारिवारिक रिश्ता नहीं था, बल्कि यही समाज का पूरा ढांचा था। तो ये संरचना अपना कंट्रोल बनाए कैसे रखती है? देखिए, सबसे पहले तो समाज कुछ नियम और कायदे बनाता है। फिर हमसे उम्मीद की जाती है कि हम उन नियमों को मानें। जब कोई इन नियमों को तोड़ता है तो उसे आलोचना, मजाक या फिर कानून के जरिए सजा जैसे सामाजिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। और आखिर में इसी प्रक्रिया से समाज में व्यवस्था बनी रहती है। यही वो प्रोसेस है जो ये पक्का करता है कि ये स्ट्रक्चर सिर्फ एक आइडिया ना रह जाए, बल्कि एक असली काम करने वाली ताकत बना रहे जो हम सबको एक दायरे में रखती है। देखिए, एक बैलेंस्ड एकेडमिक समझ के लिए किसी भी थ्योरी की सिर्फ तारीफ करना ही काफ़ी नहीं होता। उसकी जो कमियां हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब रैडक्लिफ ब्राउन के इस स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म के जो मेन क्रिटिसिज्म्स हैं उन पर नज़र डालते हैं। और हाँ, ये हिस्सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। तो आलोचक कहते हैं कि ये थ्योरी स्थिरता और व्यवस्था पर इतना ज़्यादा फोकस करती है कि ये समझाने में नाकाम रहती है कि समाज बदलते क्यों हैं। दूसरा, ये स्ट्रक्चर पर इतना जोर देती है कि इंसान एक कठपुतली जैसा लगने लगता है जिसकी अपनी कोई मर्जी या क्रिएटिविटी की कोई जगह ही नहीं है। और आखिर में ये समाज की एक बहुत ही शांतिपूर्ण तस्वीर दिखाती है, जबकि असल में समाज शक्ति, संघर्ष और असमानता से भी भरा होता है, जैसा कि कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों ने हमें बताया है। इन सब आलोचनाओं के बावजूद क्या हमें इस थ्योरी को पूरी तरह से नकार देना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम इस पर बात करेंगे कि अपनी कमियों के बावजूद ये कॉन्सेप्ट आज भी हमारे इस जटिल समाज को समझने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। तो चलिए आज के ज़माने से जुड़ा एक सवाल पूछते हैं। क्या आज जब हम एक ग्लोबल और डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं जहां इंडिविजुअलिज्म यानी व्यक्तिवाद पर बहुत जोर है, तब भी ये बाहरी स्ट्रक्चर हमारी जिंदगी को उसी तरह कंट्रोल करते हैं, या अब हम पूरी तरह से आज़ाद हो गए हैं? इसका सीधा सा जवाब है हाँ, बिल्कुल करते हैं। हो सकता है कि संरचनाओं का रूप बदल गया हो, लेकिन उनका असर कम नहीं हुआ है। आज राज्य के कानून, ग्लोबल इकोनॉमी के उतार चढ़ाव और यहाँ तक कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम भी सामाजिक संरचना के ही नए रूप हैं। फेसबुक या यूट्यूब का एल्गोरिदम ये तय करता है कि हम क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे और क्या खरीदेंगे। ये हमारे बर्ताव और हमारी पहचान को बहुत ही ताकतवर तरीके से बना रहा है। तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। ये सवाल इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है और आपको इस थ्योरी को अपनी जिंदगी और आज की दुनिया पर लागू करने के लिए उकसाता है। जरा सोचिए, इस डिजिटल युग में हमारी सामाजिक संरचना का नया रूप क्या है और ये हमें उन तरीकों से कैसे कंट्रोल कर रही है जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं है।